जरा सोचिए, भारतीय डाक कितना बड़ा नेटवर्क है, रोज लाखों लोगों तक पहुंचता है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है? इतने सारे कर्मचारी, उनके पद, उनकी भूमिकाएं, ये सब मैनेज कैसे होता होगा? हाँ, खासकर अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, भारतीय डाक के रोल मैनेजमेंट और पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए कुछ दिलचस्प अंदरूनी दस्तावेज हैं ना, मतलब CEPT जो उनकी टेक्नोलॉजी देखती है, उनके सिस्टम के स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ, तो हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये जो डिजिटल सिस्टम है ये भूमिकाएं कैसे देता है, कर्मचारियों का स्टेटस कैसे ट्रैक करता है, पद कैसे मैनेज होते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, अलग अलग अधिकार मतलब अथॉरिटीज वो कैसे मैप की जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल मैनेजमेंट, भूमिका प्रबंधन। स्रोत बताते हैं कि 2 तरह की भूमिकाएं हैं, पोस्ट आधारित और उपयोगकर्ता आधारित। इसमें क्या खास है? देखिए, पोस्ट आधारित तो सीधी बात है, पद के हिसाब से भूमिका। लेकिन उपयोगकर्ता आधारित भूमिकाएं ज्यादा दिलचस्प हैं। इन्हें सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि उनके ऑफिस के टाइप के आधार पर भी दिया जा सकता है। ऑफिस टाइप मतलब जैसे हेड पोस्ट ऑफिस या सब ऑफिस? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई भूमिका है जो सिर्फ HPO यानी हेड पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए ही है, या कोई भूमिका सिर्फ डिविजनल ऑफिस लेवल पर ही लागू होगी। सिस्टम इतना बारीक भेद कर सकता है। ये तो काफी डिटेल्ड कंट्रोल हुआ। हमारे पास एक उदाहरण भी है, शायद कोई कर्मचारी ID 1033664, नागराज P। हाँ, नागराज P। स्क्रीनशॉट में दिखता है कि उनकी स्थिति एक्टिव है, वर्किंग है, पद है डेप्यूटी पोस्ट मास्टर पोस्ट, और वो यादगिरी HO में है। ओके। ये सिस्टम की क्षमता तो दिखाता ही है कि वो कितनी बारीकी से जिम्मेदारियां बांट सकता है, और ये भी कि एक ही व्यक्ति डाकघर के कई अलग अलग काम संभाल सकता है। सिस्टम में काफी डिटेल भूमिका बनाने की सुविधा भी है। जैसे एक भूमिका का नाम है यूजर मैनेजमेंट DH एंड अबव। DH मतलब शायद डिविजनल हेड? लगता तो यही है। तो ये भूमिका शायद बड़े अधिकारियों के लिए कुछ खास अधिकार तय करती होगी। समझ गया। और जाहिर है ये भूमिकाएं हवा में तो होंगी नहीं, ये पदों से जुड़ी होंगी। तो अब आते हैं पोस्ट मैनेजमेंट पर, यानी पद प्रबंधन। इसके लिए एक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर का जिक्र है। ये क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर यूं समझ लीजिए, संगठन में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भरे हैं उसका पूरा लेखा जोखा है। अच्छा, जैसे एक रिकॉर्ड? हाँ, जैसे एक स्क्रीनशॉट में उदाहरण है कि कुल स्वीकृत पद मान लीजिए 312 हैं। फिर उसमें दिखाता है कि कितने भरे हुए हैं। इसमें अलग अलग लेवल के पद होते हैं। पोस्टल असिस्टेंट ग्रुप C, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट्स ग्रुप B गैजेटेड। ये रजिस्टर बताता है कि कौन से पद भरे हैं। तो ये एक तरह से पूरे HR का मैप हो गया। और पदों के साथ जुड़े होते हैं अधिकार, अथॉरिटीज। एक अथॉरिटी मैपिंग का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? अथॉरिटी मैपिंग का मतलब है कि अलग अलग प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मतलब पावर्स किस पद के पास होंगे। जैसे बिल कौन पास करेगा, छुट्टी कौन मंजूर करेगा, अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार किसके पास है, DDO कौन होगा। DDO मतलब ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जो सैलरी वगैरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैपिंग बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद या एक्सेप्शन का भी जिक्र है, खासकर DDO और बिल मंजूरी के लिए। एक्सेप्शन? अच्छा, उसका क्या मतलब हो सकता है फिर? ये दिलचस्प है। शायद इसका मतलब है कि कुछ खास हालात में जो तय नियम हैं उनसे हटकर भी अधिकार दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी छुट्टी पर है या कोई अर्जेंट काम है, तो सिस्टम में ये लचीलापन रखा गया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पर शायद निगरानी की जरूरत भी बढ़ाता होगा। हो सकता है। और ये एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर सिर्फ भरे हुए पदों को ही नहीं देखता। एक और स्क्रीनशॉट दिखाता है कि सिस्टम डिवीजन लेवल पर खाली पदों माने वेकेंट पोस्ट्स पर भी नजर रखता है।